नीले पर्दे के पीछे से मैंने वर्दी पोश सिख कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था। ये पिस्तौल मुझे उस वक्त नजर आया जब उस फौजी अफसर की गर्दन टूट चुकी थी और वो मेरे बाजू के आहने शिकंजे में झूल गया था। मैंने कर्नल को रिवॉल्वर के साथ फर्श पर लेटाया तो उसकी हरे रंग की पगड़ी एक तरफ टेढ़ी हो गई। उसके हाथ में जो रिवॉल्वर था उसका लॉक लगा हुआ था। मैंने उसकी किसी शय को हाथ न लगाया और साइड रूम से निकलकर उसके ऑफिस में आ गया। ऑफिस खाली था। मैंने अपने कांधों पर पड़े हुए रुमाल को दुरुस्त किया, ब्रीफकेस उठाया, जेब से तस्बीह निकालकर हाथ में थाम ली और चिक उठाकर बाहर निकल गया। गुरमीत सिंह की मौत से ज्यादा खतरनाक मरहला अब इस कले से बाहर निकलने का था। कदमों की जरा सी लग़ज़िश और जबान की हल्की सी लड़खड़ाहट मुझे मौत के जहन्नुम में धकेल सकती थी। दरवाजे पर एक सिख हवालदार बेल्ट से हल्की स्टेन गन लगाया टेंशन खड़ा था। उसने मुझे ऑफिस में दाखिल होते देखा था। चुनाचे जब मैं बाहर निकला तो उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। कर्नल ने 10-15 सेकंड के लिए किसी को फोन किया था और अंग्रेजी में आहिस्ता से कुछ कहा था, जिसे मैं कुछ उसकी आवाज हल्की होने और कुछ अपने ज़हनी खलफिशार और जज्बाती हेजान के बाहिस नहीं सुन सका। मुमकिन है उसने मेरे बारे में तले के किसी ऑफिसर को बता दिया हो और वो उसके ऑफिस की तरफ चला रहा हो। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं हर तरह से नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था और इसमें काफी हद तक कामयाब भी था। तहखाने से निकला तो सीढ़ियों के बाहर भी पहरा था। ये सिपाही भी मुझे नीचे जाते देख चुके थे। उन्होंने भी मुझसे कोई बात न की। जू जू कले की ड्यूटी करीब आ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। लगता था कि अब पीछे से स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा जाएगा और गोलियां मेरा सीना छलनी करती हुई निकल जाएंगी। कले की बुलंदो बाला तदीम छत वाली ड्यूटी आ गई और दरवाजे तक 20 कदम का फासला था, लेकिन ये फासला मुझे मीलों लंबा लग रहा था। 2 चाको चौबंद सिपाही डबल मार्च करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। कले का बड़ा दरवाजा था। दोनों जानिब गुरखे फौजी स्टेन गन लिए पहरे पर खड़े थे। एक सिख फौजी दरवाजे के पास अंदर की जानिब एक कुर्सी पर बैठा हाथ में मग लिए चाय पी रहा था। खुदा जाने क्यों उसकी उकाबी निगाहें मुझे अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस होने लगी। करीब से गुजरते हुए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मेरा जिस्म सुन हो गया, लेकिन मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। वो मेरे करीब आकर पंजाबी में बोला, मौलवी साहब, मालिर कोटले में ड्यूटी लगी है। मैंने पंजाबी में जवाब दिया, हाँ सरदार जी, ड्यूटी लगी है। ड्यूटी जो करनी है चाहे जहां लग जाए। खुदा जाने उसने मुझे क्या समझकर ये जुमला कहा था। मुझे तो बस इतना मालूम था कि मालिर कोटला पंजाब की मगरबी सरहद पर एक ऐसी रियासत है जहां 47 के फसादात के दौरान एक भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ था और जहां पंजाबी मुसलमान आज भी चैन से जिंदगी बसर कर रहे थे। वो बोला, मौलवी साहब, हमें मालूम है कि आपकी वहाँ क्या ड्यूटी लगी है। ऐसा करना कि जब रिपोर्ट करने वापस आओ तो मालिर कोटले से मेरे लिए देसी घी का एक कनस्तर लेते आना। रकम की फिक्र मत करना, मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने जल्दी से हामी भर ली और सत श्री अकाल कहकर कले के गेट की तरफ बढ़ा। पहरे पर खड़े मुसल्ला गुरखू ने मुझसे कोई बात न की। मैंने गैर इरादी तौर पर गेट से निकलते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कले की ड्यूटी दूर तक खाली थी। इसका मतलब था कि कर्नल गुरमीत के साइड रूम में अभी तक कोई नहीं गया। कले से निकलते ही मैं दरख्तों में घिरी हुई पक्की सड़क पर तेज तेज चलने लगा। जहाँ सड़क घूमती थी वहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर सफेदी की गई थी और फौजी ट्रैफिक के इशारों के सुर्ख निशान बने थे। मुझे भी जैसे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। गाड़ी तेज तेज आ रही थी। सड़क पर खड़े शीशम के पुराने दरख्त मुझे घूमते दिखाई दिए। एक फौजी जीप को जोर से ब्रेक लगे और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जीप की खिड़की से एक सफेद पोश आदमी ने सर बाहर निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब, चलो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं, मैं भी स्टेशन जा रहा हूँ। ये वही आदमी था जो मुझे होटल से कर्नल के हुक्म पर कले में लाया था। मैं लपक कर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने जीप आगे बढ़ा दी। उसके बाद ना तो हस्बे साबिक उसने कोई बात की और ना ही मैं उससे हम कलाम हुआ। मैंने जीप के डैशबोर्ड का जायजा लिया। उसमें वायरलेस नहीं था। मैं कदरे मुतमईन हो गया। होटल के सामने उसने जीप खड़ी कर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और होटल के दरवाजे की तरफ चल दिया तो वो जीप आगे बढ़ा गया। मैंने काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली और कमरे में आ गया। जब मैंने देखा कि सामने बरामदे में कोई नहीं है तो मैं कमरे से निकला। सामने वाले गमले को एक तरफ हटाकर उसके नीचे से V2 की 4 गोलियों वाला पैकेट उठाकर जेब में रखा और कमरे में घुस गया। मेरे लिए ब्रीफकेस, कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर अब बेकार चीजें थीं। मैंने सिर्फ V2 गोलियां और जहरीला सिगार अपनी शलवार की जेब में रखिया। ब्रीफकेस से इंडियन करेंसी के 2000 रुपए निकाले और रुमाल में लपेटकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। कमरे को ताला लगाया और काउंटर पर आकर चाबी काउंटर वाले के हवाले कर दी। मेरी उकाबी नजरों ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अभी तक भोंचाल नहीं आया था। सूरत हाल नॉर्मल ही थी। होटल से निकलते ही मैं सीढ़ियों वाले रेलवे पुल की तरफ जाने की बजाय उस अकबी सड़क पर आ गया जो कंपनी बाग की तरफ जाती थी। मैं उन तमाम सड़कों से शिनासा था। सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी मूछ सफा चट करवा कर अपना हुलिया बदलना चाहता था। अब मुझे शिद्दत से किसी सवारी की तलाश थी। अभी तक कोई खाली रिक्शा तक मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मैं कंपनी बाग के गेट के करीब पहुंच गया था जहां काफी रौनक थी और खाली रिक्शे भी खड़े थे। मैंने एक सिख रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया। उसमें बैठा और उसे 40 खो की तरफ चलने को कहा। 40 खो जीडी रोड पर रामतलाई के सामने वाले रेल लाइन के पार वाक़ था।
ये जमीन में 40 कुएं खोद कर उन्हें बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए गए थे जो आसपास के इलाके को पानी सप्लाई करते थे। रेलवे फाटक पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही लाइन पार करके कच्ची सड़क पर चल दिया। मैं गांव मकबूलाबाद की तरफ जा रहा था। ये गांव रेलवे फाटक से मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 6 किलोमीटर के फासले पर था। सामने से 2 सिख भैंसे लिए चले आ रहे थे। उन्होंने मेरी मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत को गौर से देखा और आपस में चेबगोइयां करते गुजर गए। मुझे अपने उस हुलिये से निजात हासिल करने की अहमियत का शिद्दत से एहसास होने लगा, क्योंकि आमतौर पर अमृतसर में ऐसे हुलिये के मुसलमान न होने के बराबर थे। एक जक्का पीछे से चला रहा था, उसे रोका। सिख लड़के से कहा, सरदार पुत्र, मैं मालिर कोटले का सूफी हूँ, मकबूलाबाद में अपने एक सिख सेवादार से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला, बैठ जाओ बाबा जी, मैं आगे नकियां तंगाल तक जा रहा हूँ, तुम्हें मकबूलाबाद छोड़ दूंगा। मकबूलाबाद उस जमाने में ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, कभी जहां मुसलमान आबाद हुआ करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद फैसलाबाद और हाफिजाबाद के सिख आकर जहां आबाद हो गए। इस गांव में हिंदू साहूकार भी रहते थे। मैं गांव के बाहर ही जक्के से उतर गया। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक सिख बूढ़े ने करीब आकर मुझे सत श्री अकाल कहा और पूछा कि क्या मैं अमृतसर की मस्जिद जान मोहम्मद का मौलवी हूँ। अमृतसर की सिर्फ यही एक मस्जिद थी जहाँ तकसीम के बाद श्रीनगर से मुसलमान कश्मीरी आकर रहने लगे थे। ये 5 वक्त उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ सरदार जी, अगले गांव मेरा कश्मीरी गिराई समत बट रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। एक हिंदू बनिया भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने वहां से खिसकने में ही आफियत समझी। बड़ी मुसीबत थी कि मैं जगह जगह रास्ते में गवाह छोड़ता चला जा रहा था। एक छोटी सी नहर गांव के साथ साथ जाती थी। मैं नहर के किनारे हो लिया। अब मैं इसी उम्मीद पर आगे चल रहा था कि जहां कहीं गांव के बाहर कोई हज्जाम नजर आ गया, वहीं बालों का सफाया करवा लूंगा। मुश्किल ये थी कि ये सारे गांव सिखों के थे और सिखों के गांव में हज्जाम नहीं होते। चलते चलते मैं कच्चे मकानों वाले गांव के करीब से गुजरा तो देखा कि पीपल के एक दरख्त के नीचे दरी पर एक हज्जाम बैठा किसी हिंदू की दाढ़ी मूंड रहा था। मैं कुछ फासले पर दरख्तों की ओट में बैठ गया। जब वो हिंदू बुढ़ा चला गया तो मैं हज्जाम के पास आ गया। ये भी कोई हिंदू ही था। दरख्त में कील ठोंक कर उसने एक छोटा सा आईना लगा रखा था। लकड़ी के दस्ते वाला एक उस्तरा और कैंची वगैरह पास ही पड़ी थी। दाढ़ी मूंद कर वो हुक्का पी रहा था। मैंने उसे जाते ही 10 रुपए का नोट दिया और कहा, लाला जी, इस बखेड़े को साफ ही कर दो, और जेब से मजीद 10 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो न सिर्फ मेरी दाढ़ी मूछें सफाचट थी, बल्कि मेरे सर के बाल भी साफ थे। मैंने हज्जाम से कहा कि मैं जिस गाँव जा रहा हूँ वहाँ मेरा मालिर कोटले का एक भाई आड़त करता है। वो मेरी दाढ़ी के बड़ा खिलाफ है। सोचा आज दाढ़ी मूछ मड़वा कर ही उससे मिला जाए। नाई 20 रुपए लेकर बेहद खुश था। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अगर मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ पहुंच जाती है तो वो गुमराह हो जाए, क्योंकि मैंने वहीं से वापस जाने और मानावाला रेलवे स्टेशन से कोई ऐसी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया था जो दिल्ली जा रही हो। मैं मेन रेलवे लाइन पर पहुंच गया। मानावाला स्टेशन अभी दूर था। फिर मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों खेत चला जा रहा था। मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के साथ ही एक कोठरी भी थी। मैं उस मंदिर की तरफ चल दिया। एक खेत में पानी खड़ा था। मैंने खेत से कीचड़ लेकर अपने कपड़ों पर इस तरह मल दिया कि मालूम हो जैसे मैं फिसल कर खेत में गिर पड़ा था। मंदिर क्या था, बस एक चबूतरे पर छत डालकर जर्द झंडा लगा दिया गया था। नीचे कृष्ण महाराज की मूर्ति रखी गई थी। कोठरी के अंदर से एक मोटी तोंद वाला पुजारी अपनी बोधी को गिरा देता बाहर आ गया। राम राम, क्या हुआ जी महाराज? उसने मुझे देखकर पूछा। मैंने कश्मीरी हिंदुओं जैसा लहजा बनाकर कहा कि मैं श्रीनगर का हिंदू ब्राह्मण हूँ, अपने एक मुसलमान कश्मीरी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। रास्ते में फिसल कर खेत में गिर पड़ा। वो बोला, राम राम महाराज, ब्राह्मण होकर मुसलमान से मिलने जा रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हारे कपड़े धोए देता हूँ। मैंने कहा, महाराज मैं पहले ही ये मुसलमानों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर प्रेम के नाते आपस में कपड़े बदलवा लिए। मुझे तो तुम धोती कुर्ता ला दो, बड़ी कृपा होगी। मेरे पास बस 50 रुपए ही हैं, इस वक्त वही आपको अर्पण कर दूंगा। वो बोला, छी छी महाराज, क्यों हमारी बिंदिया करते हो? ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण पूत हैं। तुम उधर तालाब पर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए धोती कुर्ता लाता हूँ। पुजारी मेरे लिए गेरुए रंग के खद्दर का एक लंबा कुर्ता और उसी कपड़े की एक धोती निकाल कर ले आया। मैंने कपड़े लिए और बड़ के दरख्तों के पीछे तालाब पर जाकर कपड़े तब्दील कर लिए। अपनी शलवार कमीज एक जगह झाड़ियों में फेंक दी। फिर मंदिर के मोटे पुजारी को आकर 50 रुपए का नोट दिया और प्रणाम करके कहा, महाराज राम नाम का तिलक अपने पवित्र हाथों से लगा दो। पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं उसकी कोठरी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गुलाल में उंगली डुबो कर लाया और मेरे माथे पर तिलक लगा लिया। फिर बोला, महाराज भोजन पानी कर लो। मैं उसके भोजन पानी के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा हाथ बांध कर माजरत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया।
मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी जगह रुकना नहीं चाहता था। खुदा खुदा करके माना वाला रेलवे स्टेशन आ गया। मेरे गिरुए रंग के कुर्ते और धोती की वजह से एक हिंदू बूढ़े ने करीब से गुजरते हुए प्रणाम किया। सिख मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। स्टेशन से बाहर मिट्टी के एक चबूतरे पर एक सिख ठंडे पकोड़े और दास कुलचे बेच रहा था। कुछ हिंदू सिख मुसाफिर उसके पास चबूतरे पर बैठे खा रहे थे। मैंने जाते ही जय राम जी की बाबा लोग कहा और बैठ गया। बाबा लोग, साधु को भोजन करा दो। चाबड़ी वाले सिख ने मेरी तरफ देखे बगैर एक गाहक को पकोड़ों वाला दोना पकड़ाते हुए कहा, भोजन मुफ्त नहीं है बाबा लोग। मैंने सिख को आशीर्वाद देकर कहा, हम वो साधु लोग नहीं जो मुफ्त का भोजन करते हैं। ये लो तुम 5 रुपल्ली पहले ले लो सरदार जी। नोट देखकर सरदार खामोश हो गया। जल्दी से मुझे 2 दास कुलचे और दोने में पकोड़े लाकर दे दिए। छोटे कुलचे थे। मैं 2-3 निवालों में चट कर गया। 2 कुलचे मजीद लिए, 3 के ग्लास में पानी पिया और हिंदू सिखों के रिवाज के मुताबिक उसे वहीं जमीन पर डाल दिया। फिर पूछा, जालंधर जाने वाली गाड़ी कब आएगी बाबा लोग? मालूम हुआ कि गाड़ियां तो 2 आएंगी, मगर वो यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर ट्रेन 5 बजे आ रही थी। मैं वहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता था। माना वाले से यक्के में बैठकर अगले गांव आ गया। यहाँ से एक छकड़े में करतारपुर जा पहुंचा। करतारपुर जरा बड़ा कस्बा था। जहाँ मुझे एक लारी मिल गई जो जालंधर जा रही थी। जालंधर पहुंचकर मैं एक सड़क पर कोठियों के दरमियान चलने लगा। आगे जाकर यूकलिप्टस के सायादार दरख्त तले एक चबूतरा नजर आया। मैं वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जनूबी हिंद तक तवील सफर कैसे तय होगा। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज के अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी दाढ़ी वाली फोटो के साथ बगैर दाढ़ी का खाका भी छाप दिया तो फौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास उसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मंडापम कैंप नामी शहर के मज़ाफात में वाक़े एटमी रिएक्टर को तबाह करना था, या हाइड्रोजन बम का ब्लूप्रिंट या फार्मूला उड़ाकर उसे जाया कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तिदाई तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यह खुफिया रिपोर्ट मुझे तिरचनापली के पुरस्रार स्याह फार्म चीफ की जबानी मालूम हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं उस मुसीबत से दो चार था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताकुब में थी। दिन ढलने लगा था। मुझे ये फिक्र भी थी कि रात कहाँ बसर होगी। किसी होटल में रात बसर करना अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डों के बाहर मेरी ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहां भी महफूज नहीं था। मैं वहां से उठने ही वाला था कि एक सफेद साड़ी वाली दरमियानी उम्र की औरत अपनी तरफ आती दिखाई थी। मैं वही बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसे की थाली थी जिसमें रतन जो के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। वो किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफ तवक्को मेरे पास आकर उसने झुककर मेरे पांव को छुआ और वही हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी सहायता करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी ध्यानी साधु जी मिल गए तो मेरी इकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चलकर बच्ची के सर पर हाथ फेरें। मैं बेवा हूँ, मेरा नाम शीला कुमारी है। वो मेरे गेरुए कपड़े, माथे का तिलक और चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई। मैं सोच में पड़ गया। शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या तेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी, भगवान तेरी मदद करेंगे, चल मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था कि ये एक बेवा औरत है, इकलौती बेटी के साथ रहती होगी, जहाँ ज्यादा से ज्यादा उसकी सास वहाँ होगी। ये माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था। सुहन में तुलसी का पौधा लगा था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर उसके आनजहानी पति की तस्वीर लगी थी जिस पर गेंदे के फूलों का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 बरस की लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसका रंग जर्द था। तपाई पर दवाएं पड़ी थी। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार था। इसका नाम बिमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है, लेकिन गुज़श्ता 20 रोज से इसका बुखार नहीं उतर रहा। बहुत इलाज करवाया, कीर्तन भी करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा, कन्या परेशान ना हो, शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम इसे एक घूंट पानी शास्त्रों के पवित्र खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा। शीला तो मेरे कदमों पर गिर पड़ी। 4 घंटों की
बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे इस खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और बिमला को पिला दिया। फिर उसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ बांधकर दरखास्त की कि मैं रात उसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से बिमला को पानी पिलाऊं। उसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की ज़बानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी बिमला के साथ उस मकान में तन्हा रहती है। उसका एक बेटा बंबई के एक कारखाने में केमिकल इंजीनियर है, वही घर का खर्चा चलाता है। मैं नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थाम कर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई।